हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार आज की वीडियो जो है फ्री बूस्टर बैच सीरीज की आई, उसके अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके कैट एग्जाम का, जैट एग्जाम का और कई सारे एग्जाम्स का है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पैराग्राफ समरी। इसको शॉर्ट फॉर्म में पैरा समरी भी कहते हैं और मैं आपको काफी डिटेल में भी बताऊंगा कि पैरा समरी की कितनी इंपॉर्टेंस है कैट एग्जाम के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं कि इस समय पेन ड्राइव कोर्स के ऊपर मैसिव डिस्काउंट चल रहा है। आप कैट और एमबीए पेन ड्राइव कोर्स को 60% डिस्काउंट में अवेल कर सकते हो। कैट पेन ड्राइव कोर्स इस समय 8,000 रुपीज के प्राइस पे आप अवेल कर सकते हो एंड एमबीए पेन ड्राइव कोर्स आप 10,000 रुपीज के प्राइस पे अवेल कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स हम बात करें सबसे पहले पैरा समरी की, तो पैरा समरी को हम ये जान लेते हैं कि सबसे पहले इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर मैं कैट एग्जाम के बारे में बात करूं तो कैट एग्जाम में टिल द ईयर 2019 जब तक 100 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, आपको 4 क्वेश्चंस तक पैरा समरी के पूछे जाते थे। बट सिंस अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए हैं, अगर मैं 2022 के बारे में बात करूं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 66 हो गए हैं और वर्बल और वीआरसी सेक्शन के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 24 हो गए हैं। तो अब जो पैरा समरी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं 3 क्वेश्चंस। तो हम ये समझते हैं कि एक्चुअली यानी कि 24 में से 3 क्वेश्चंस आपको पैरा समरी के आने हैं। अब पैरा समरी के अंदर होता क्या है, बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं कैट एग्जाम के बारे में बात करूं, सो आपको एक पैराग्राफ प्रोवाइड किया जाता है। वो पैराग्राफ की लेंथ कितनी होती है? जनरली वो अराउंड 50 वर्ड्स का होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। यानी कि आप मान सकते हो 3 शॉर्ट सेंटेंसेस या 3-4 शॉर्ट सेंटेंसेस या 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, इतना ही होता है। पैराग्राफ की लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी नहीं देखी जाती एंड इट इज फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए होते हैं, ठीक है। आपको 4 प्लॉजिबल समरीज दी गई होती हैं जिसमें से आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है जो कि पैसेज को समराइज करे। अब इस केस के अंदर आपको क्या करना होता है कि पैराग्राफ पढ़ना है, पैराग्राफ समझना है और उसको बाकी 4 ऑप्शंस में से ये देखना है कि बेस्ट समरी कौन सी होगी, कौन से में उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे गए हैं और उसी को ही आपको चूज करना है। तो जब भी आप ये समरी बनाना शुरू करो, आपको कुछ फैक्टर्स हैं जो अपने माइंड के अंदर रखने हैं। सबसे पहले जो समरी आप चूज करो, ठीक है, उसको एकदम ऐसा चूज करना है जो शॉर्ट एंड क्रिस्प हो, ठीक है। ऐसे बहुत लॉन्ग समरी के ऊपर आपको नहीं जाना, सिर्फ वो ही समरी आप चूज करोगे जो शॉर्ट एंड क्रिस्प होनी चाहिए, किसी भी तरीके से रेपिटेटिव फालतू ना हो। क्योंकि जब हमारा पर्पस समरी लिखने का है तो हम सिर्फ मेन पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं, जो रेपिटेटिव पॉइंट्स होते हैं उनसे हम बचते हैं, उनको इंक्लूड करने का कोई फायदा नहीं है। जो भी आप समरी चूज कर रहे हो, इट शुड बी रिलेटेड टू दी पैसेज, पैसेज से डायरेक्टली रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, समरी के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए विच इज बियॉन्ड दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। यानी कि जैसे हम आरसी में करते हैं कि समरी में ऐसी बात कर रहा है जो कि पैसेज में मेंशन्ड ही नहीं थी, अगर ऐसी बात करी गई है तो उस ऑप्शन को आपको रिजेक्ट कर देना है। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि आप ऑप्शंस के अंदर कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। मान लीजिए आप बी ऑप्शन सी ऑप्शन के अंदर कंफ्यूज हो जो, तो आपको ये देखना है दोनों ऑप्शंस को बहुत क्लोजली रीड करके कि दोनों ऑप्शंस में डिफरेंशिएशन क्या है, दोनों ऑप्शंस एक दूसरे से अलग कैसे हैं। जब आपको ये डिफरेंशिएशन पता लग जाए, उसके बाद आप करेक्ट आंसर को चूज कर सकते हो। यानी कि आप देख सकते हो बी ऑप्शन में इस चीज के बारे में बात करी है, क्या ये पैसेज से रिलेटेड है, या सी ऑप्शन में इस चीज के बारे में बात करी गई है तो ये पैसेज से रिलेटेड है। किसी भी तरीके से आपको फ्लूक नहीं करना, फ्लूक यानी कि यहाँ पे तुक्का नहीं लगाना। आपको लगे कि यार पढ़ के ठीक लग रहा है, इसी को ही कर देता हूँ। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजनिंग नहीं है, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या आपको क्लियर नहीं हुआ आपने क्या पढ़ा है, तो प्लीज ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट आपको नहीं करना, बिकॉज फ्लूक करने में आपके बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि आप गलत आंसर ही चूज कर दोगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि समरी करते हुए आपको अपने माइंड में रखने हैं। बाकी अब हम कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से आपको और काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी
कि किस तरीके से समरी के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से उन समरी के क्वेश्चंस को आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। तो चलिए अब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये समरी का आपकी स्क्रीन के सामने है। अपनी वीडियो को आप पॉज करके इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है, और उसके बाद आप इसकी आंसर को मेरी आंसर के साथ मैच कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बेसिकली क्या कह रहे हैं, टू मी अ क्लासिक मीन्स प्रिसाइसली ऑपोजिट ऑफ माई प्रीडिसेसर्स अंडरस्टूड। अ वर्क इज क्लासिकल बाय इट्स रीजन ऑफ इट्स रेजिस्टेंस टू द कॉन्टेम्परेनिटी एंड सपोज्ड यूनिवर्सलिटी, by reasons of its capacity to indicate human particularity and difference in that past epoch. A classic is not what tells me about the shared humanity, or more truthfully put, what let me recognize myself as already present in the past, what nourishes me the illusion that everything has been like me and existed only to prepare the way for me. Instead, the classic is what gives access to radically different forms of human consciousness for any given generation of readers, and thereby expands them the range of possibilities of what it means to be a human being. तो फ्रेंड्स, पैसेज पढ़ के अपने को क्या समझ आ रहा है? पैसेज पढ़ के अपने को बेसिकली समझ आ रहा है, ये क्लासिक के बारे में बता रहे कि चीज क्या क्लासिक है, क्या चीज क्लासिक नहीं है। फिर इसने ह्यूमन कॉन्शियसनेस के बारे में बात करी थी और भी कई सारी चीजों के बारे में बात करी है, ठीक है। तो अब एक एक करके हम ऑप्शंस इवैल्यूएट करते हैं। अ क्लासिक इज एबल टू फोकस ऑन द कंटेम्परेरी ह्यूमन कंडीशन एंड यूनिफाइड एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो इसमें बेसिकली बता रहा है कि ह्यूमन कंटेम्परेरी कंडीशन पे फोकस करता है, जबकि पैसेज इसका बिल्कुल उल्टा है। पैसेज के अंदर बिल्कुल इसका उल्टा क्या गया है, तो इसीलिए ए तो एलिमिनेट हो गया। बी में कह रहा है क्लासिक वर्क सीक्स टू रेजिस्ट पर्टिकुलरिटी, जबकि उसने कहा था सीक्स द रेजिस्टेंस ऑफ कंटेम्परेनिटी एंड सपोज्ड यूनिवर्सलिटी, तो इसीलिए ये भी रिमूव हो गया, डिफरेंशिएट हो गया अपने बाकी के ऑप्शन से। तो ए और बी तो रिजेक्ट हो गए। एक बार डी पढ़ लेते हैं। अ क्लासिक इज अ वर्क दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू यूनिवर्सल एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन रेस। ह्यूमन रेस के बारे में तो ऐसा कोई बात ही नहीं हुई, ह्यूमन कॉन्शियसनेस के बारे में बात हुई थी, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिकॉज क्लासिक इज अ वर्क एक्सप्लोरिंग द न्यू, going behind the universal, beyond the universal, the contemporary and the notion of unified human consciousness। तो ये ही सारा आइडिया का ग्रैस्प कर रहा है जो बाकी के पैसेज के अंदर दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप चाहो तो अपनी स्क्रीन को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, उसके बाद मैं आपको करवाता हूं। A translator of literary work needs a secure hold upon two languages involved, supported by a good measure of familiarity with the two cultures. For an Indian translating works in an Indian language into English, finding satisfactory equivalents in a generalized Western culture of practices and symbols is the original would be less difficult than gaining fluent control of the contemporary English. When a Westerner works on texts in Indian languages, the interpretation of cultural elements will be the major challenge, rather than the control over the grammar and the essential vocabulary of the language concerned. It is much easier to remedy lapses in language in text translated into English than flaws of the content. Since it is easier for an Indian to learn English language than it is for a Briton or an American to comprehend Indian culture, translation of Indian text is better left to Indians. तो इसने बेसिकली ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट बताया और इसने एक तरीके का डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश की है कि इंडियन अगर वेस्टर्न टेक्स्ट को करेगा तो उसके लिए इजी होगा, लेकिन अगर कोई वेस्टर्नर इंडियन टेक्स्ट को करने के लिए कोशिश करेगा तो उसके लिए मुश्किल होगा। तो एक एक करके हम ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं व्हाइल ट्रांसलेटिंग इंडियन वेस्टर्न फेस द सेम चैलेंजेस विच इज रॉन्ग। पैसेज के अंदर ऐसा नहीं बताया, उन्होंने कहा था इंडियन के लिए थोड़ा ईजी है और वेस्टर्नर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, और डिफरेंट स्किल प्रोफाइल्स ये सब चीजों के बारे में भी पैसेज के अंदर बात नहीं हुई है। अगर हम डी देखें, वेस्टर्नर्स माइट बी गुड एट गेनिंग रीजनेबल फ्लुएंसी इन न्यू लैंग्वेजेस, बट एज अंडरस्टैंडिंग द कल्चर रिफ्लेक्टेड इन लिटरेचर इज क्रूशियल, इंडियन रिमेन्स बेटर प्लेस्ड। ठीक है, सो फ्रेंड्स इसके अंदर एक प्रॉब्लम और है। ठीक है, इस पैराग्राफ के अंदर एक दूसरे के अगेंस्ट कंपटीशन नहीं करा है इंडियंस और वेस्टर्नर्स के अंदर। उन्होंने बताया वेस्टर्न वाले इंडियन को ज्यादा अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन इंडियन वाले वेस्टर्न को ज्यादा बेटर कर सकते हैं, लेकिन कोई डायरेक्ट कंपटीशन एक दूसरे के बीच में नहीं बताया, तो इसलिए ये भी रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बी, एज प्रिजर्विंग कल्चरल मीनिंग्स एट द एसेंस ऑफ लिटरली ट्रांसलेशन, इंडियन नॉलेज ऑफ द लोकल कल्चर आउटवेज द इनिशियल डिसएडवांटेज ऑफ द लोअर फ्लुएंसी इन इंग्लिश। ये भी सब ठीक है,
लेकिन इसके अंदर भी फ्रेंड्स एग्जैक्ट आइडिया कैप्चर नहीं हुआ। क्यों? एक बार आप सी पढ़ो। इंडियन ट्रांसलेटर शुड ट्रांसलेट इंडियन टेक्स्ट इनटू इंग्लिश as their work is less likely to pose cultural problems which are harder to address than the quality of the language. Which is better? ठीक है। सो पैसेज जो है पूरा का पूरा ये बहुत ही ज्यादा इंडियन टेक्स्ट के ऊपर फोकस कर रहा था, जो कि बेसिकली सी के अंदर दिया गया है। बी के अंदर इतने अच्छे से आइडिया को नहीं इन्होंने मेंटेन कर पाए थे, तो इसीलिए ऑप्शन सी हैपन्स टू बी दी बेटर आंसर और दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ये समरी का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। ठीक है, आप अपनी वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को कर सकते हो और उसके बाद फिर मैं बेसिकली आपको करवाता हूं। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर ईच ऑफ द पास्ट 3 years टेम्परेचर्स हैव हिट पीक नॉट सिंस द बर्थ ऑफ मीटियोरोलॉजी एंड प्रोबब्ली नॉट मोर देन 110,000 years. The amount of carbon dioxide in the air is at the highest level in 4 million years. This does not cause storms like Harvey. There have always been storms and hurricanes along the Gulf of Mexico, but it makes them wetter and more powerful. As the seas warm, they evaporate more easily and provide energy to storm fronts. As the air above them warms, it holds more water vapor. For every half a degree Celsius in warming, there is about a 3% increase in atmospheric moisture content. Scientists call this Clausius-Clapeyron equation. This means the skies fill more quickly and have more to dump. The storm surge was greater because sea levels have risen 20 centimeters as a result of more than 100 years of human-related global warming, which has melted glacier and thermally expanded the volume of the sea water. ठीक है, सो इसको पढ़ के बेसिकली फ्रेंड्स अपने को क्या समझ आया? ग्लोबल वार्मिंग, हार्वी और इन सब चीजों के बारे में, सी लेवल के बारे में बेसिकली इसके अंदर बात हो रही है। ठीक है, और इसके अंदर क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के बारे में भी बात हुई थी। ठीक है, सो अगर हम देखें सबसे पहले ऑप्शन ए, द स्टॉर्म हार्वी इज वन ऑफ द रेगुलर एनुअल वंस ऑफ द गल्फ ऑफ मैक्सिको. ग्लोबल वार्मिंग एंड हार्वी आर अनरिलेटेड फिनोमेना, विच इज रॉन्ग, विच इज नॉट द आइडिया मेंशन्ड इन द पैसेज. और अगर हम डी देखें, इट इज नेव टू थिंक दैट द राइजिंग सी लेवल्स एंड द फोर्स ऑफ tropical storms are unrelated. Harvey was destructive as global warming has armed it and more moisture content, but it may not be true for all storms. फ्रेंड्स ये भी ना बहुत ज्यादा हार्वी के ऊपर फोकस कर रहा है, जबकि पैसेज ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है और हार्वी को उसने बस एक तरीके से एग्जाम्पल में दिया है. अगर हम बी देखें, ग्लोबल वार्मिंग डज नॉट ब्रीड स्टॉर्म्स बट मेक्स देम मोर डिस्ट्रक्टिव. द क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, though it predicts potential increase in the atmospheric moisture content, cannot predict the scale of the damage स्टॉर्म्स. ठीक है, तो इसके अंदर बता रहा है कि वो क्वांटम उसको मेजर नहीं कर सकती. ठीक है, दिस इज टोटली आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज. पैसेज के अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं बताया गया है, सो इसीलिए ये भी रिजेक्ट हो जाता है. करेक्ट आंसर होगा इसका भी ऑप्शन सी, दैट ग्लोबल वार्मिंग मेल्ट्स ग्लेशियर रिजल्टिंग इन सी वाटर वॉल्यूम एक्सपेंशन. दिस इनेबल्स मोर वाटर वेपर टू फिल द एयर अबव फास्टर. दस मॉडर्न स्टॉर्म्स कंटेन्स मोर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी. क्लियर आइडिया कंटेन कर रही है. जरूरी नहीं है कि क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के बारे में बात करी हो तो ही आंसर सही हो, उसके बिना भी अगर अपने पास बेटर आंसर है तो उसको हम. तो फ्रेंड्स अभी हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे और मुझे पता है कि आपका भी मन नहीं भरा है, आप और प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो अब हम कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं. बट मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये करूंगा कि इससे पहले मैं क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूं, आप सॉल्यूशन देखो, आप खुद उसको एक बार ट्राई करो, जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस हो सके, हम ये देख सके कि यार आपको अभी समझ आ रहा है या नहीं आ रहा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बार आप ट्राई करना, उसके बाद जैसे मैंने किए आप उसको फॉलो कर सकते हो. तो आप अपनी वीडियो को प्लीज पॉज करके इस क्वेश्चन को करने के लिए ट्राई करना. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है लेकिन मुश्किल इतना नहीं है, कर सकते हो आप. अगर आप ध्यान से, बिल्कुल अगर आप बहुत ही आपकी अच्छी कॉन्सेंट्रेशन और फोकस है तो ये आप क्वेश्चन कर लोगे. ठीक है, तो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं. North American walnut sphinx moth caterpillar looks like easy meal for birds, but they have a trick up their sleeves. They produce whistles that sounds like bird alarm calls, scaring potential predators away. At first, scientists suspected birds were simply startled by the loud noise, but a new study suggests a more sophisticated mechanism. The caterpillar's whistle appears to mimic a bird alarm call, sending avian predators scrambling for cover.
When pecked by a bird, the caterpillar whistles by compressing their body like an accordion and forcing air out through a specialized hole in their sides. The whistles are impressively loud. They have been measured at over 80 decibels from 5 centimeter away from the caterpillar, considering they are made up of 2-inch long insect. तो फ्रेंड्स बेसिकली पढ़ के अपने को क्या समझ आया कि जो अमेरिकन वॉलनट स्फिंक्स है ये एक बहुत ही लाउड नॉइस निकालता है. पूरा प्रोसीजर बताया कि वो लाउड नॉइस कैसे निकालता है कि जिससे कि उसके बेसिकली प्रेडेटर्स दूर रहते हैं. तो एक एक करके ट्राई करते हैं. North American walnut sphinx moth caterpillar will whistle periodically to ward off predator birds. They have a specialized vocal tract that help them whistle. तो फ्रेंड्स इसमें तो स्पेशलाइज्ड वोकल ट्रैक्ट के बारे में बात आ गई जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है बाकी के पैसेज के, तो ये तो नहीं हो सकता. नॉर्थ अमेरिकन वॉलनट स्फिंक्स कैटरपिलर्स मॉथ कैटरपिलर्स कैन विसल वेरी लाउडली. वन लिखा है यहाँ पे, इसको इग्नोर कर देना. वेरी लाउडली. द लाउडनेस ऑफ देयर विसल्स इज शॉकिंग एज दे आर वेरी स्मॉल इंसेक्ट्स. ठीक है, तो इससे ये अपने आप को डिफेंड कैसे करते हैं इस ये फेल कर गया बताने के लिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता. अगर हम डी पढ़े, वॉलनट नॉर्थ अमेरिकन वॉलनट स्फिंक्स मॉथ कैटरपिलर इन अ केस ऑफ डिसेप्शन एंड कैमोफ्लाज. ये कैमोफ्लाज के बारे में बात कर रहा है जिसके बारे में पैसिव साइलेंट है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता. तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी. कैसे? नॉर्थ अमेरिकन वॉल्ड स्फिंक्स मॉथ कैटरपिलर इन अ केस ऑफ अकूस्टिक डिसेप्शन, जो कि पैसेज के अंदर भी बताया था, लाइक एन अकॉर्डियन. ठीक है, प्रोड्यूसेस विसल्स दैट मिमिक बर्ड अलार्म टू डिफेंड देमसेल्फ, जो कि पूरा का पूरा पैसेज के अंदर बताया था. समरी के अंदर हम कभी भी एक्सेसिव डिटेल्स नहीं बताते. अगर आपको कंफ्यूजन है कि समरी के अंदर क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, तो आप पैरा समरी की वीडियो कोर्स में देख सकते हो. उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या पॉइंट्स समरी के अंदर आ सकते हैं और क्या क्या पॉइंट समरी के अंदर नहीं आ सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे. इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो इसको अगर हम पढ़ना स्टार्ट करें तो इसमें लिखा है, both Socrates and Bacon were very good at asking useful questions. In fact, Socrates is largely credited with corning up with a या coming up होगा, ठीक है, coming up with a way of asking questions. The Socratic method, which itself is at the core of the scientific method, popularized by Bacon. The Socratic method disapproves argument by finding exceptions to them and can therefore lead your opponent to a point where they admit something that contradicts their original position. In common with Socrates, Bacon stressed it was as important to disapprove a theory as it was to prove one, and real world observation and experimentation were key to achieving both aims. Bacon also saw science as a collaborative affair with scientists working together challenging each other. तो सोक्रेट्स और बेकन के बारे में बताया कि बोथ गुड थे क्वेश्चंस आस्क करने में, और उन्होंने बताया कि भाई वो सामने वाले को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं कुछ अलग तरीके से, सामने वाले के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करते, सामने वाले के बिलीफ को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं. तो एक एक करके हम ऑप्शन इसके देखते हैं. ठीक है, सबसे पहला है, both Socrates and Bacon advocated clever questioning of the opponents to disapprove their arguments and theories. तो ये बेसिकली डिसअप्रूविंग द आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहा है, विच इज रॉन्ग. ठीक है, जबकि वो कह रहा था कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है उनकी ओरिजिनल पोजीशन को. बोथ सोक्रेट्स एंड बेकन एडवोकेटेड चैलेंजिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड थ्योरीज बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन के बारे में ही बात कर रहा है. देखो कैसे, चैलेंजिंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, एंड ऑब्जर्वेशन एंड थ्योरीज, थ्योरीज को बाय ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू ही बोल रहा है, विच इज नॉट द राइट सेंस. ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हम डी पढ़े, ठीक है, और सी भी पढ़े, पहले सी पढ़ते हैं. बोथ सोक्रेट्स एंड बेकन एडवोकेटेड कन्फर्मिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड थ्योरीज बाय फाइंडिंग एक्सेप्शंस. ठीक है, जबकि ये उल्टा है. पैसेज के अंदर उसने क्या बोला था, आर्ग्यूमेंट को कंफर्म नहीं करना है, आर्ग्यूमेंट को वो बेसिकली उसको कॉन्ट्रेडिक्ट करते हैं बाय फाइंडिंग एक्सेप्शंस. ठीक है, ओरिजिनल पोजीशंस के अंदर, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, एक क्लोज ऑप्शन था. बोथ सोक्रेट्स एंड बेकन advocated examining arguments and theories from both sides to prove them, which is the correct answer, which can be summarized from this context. So this is the correct answer, option D. Next question आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है फ्रेंड्स. ठीक है, सो इसको ध्यान से पढ़ो. सबसे इसको अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं.
A fundamental property of language is that it is slippery and messy and more liquid than solid. A gelatinous या gelatinous mass that changes shapes to fit. As Wittgenstein would remind us, usage has no sharp boundaries. Oftentimes, the only way to determine the meaning of a word is to examine how it is used. This insight is often described as the meaning in use doctrine. There are differences between the meaning is use doctrine and a dictionary first theory of meaning. The dictionary's careful fixing of words to definition, like butterflies pinned under glass, can suggest that it is how language works. The definition can seem to ensure and fix the meaning of the words, just as gold standard can back a country's currency. What Wittgenstein found in the circulation of ordinary language, however, was a free floating currency of meaning. यानी कि definition और meaning के अंदर difference है. The value of each word arises out of exchange. ठीक है, जो उसका meaning है, not definition. That the lexicographer जो dictionary compile करते हैं abstract a meaning from that exchange, which is then set within the conversation of the dictionary definition. ठीक है, तो एक एक करके फ्रेंड्स इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं और फिर डिसाइड करते हैं. डिक्शनरी डेफिनेशंस आर लाइक गोल्ड स्टैंडर्ड, आर्टिफिशियल, थियोरेटिकल एंड डॉगमेटिक. डॉगमेटिक इसके अंदर बेसिकली पैसेज के अंदर बात ही नहीं करी है, तो इसको हम बेसिकली एलिमिनेट कर देते हैं. लैंग्वेज इज ऑलरेडी स्लिपरी. गिवन दिस, अकाउंटिंग फॉर मीनिंग इन यूज विल ओनली एक्सैस्परेट द प्रॉब्लम. दैट इज व्हाई लेक्सिकोग्राफर्स फिक्स थिंग्स. तो फ्रेंड्स अगर आप बी को भी देखो तो बी के अंदर लेक्सिकोग्राफर्स पैसेज के अंदर बताया नहीं है कि क्यों फिक्स करता है थिंग्स, तो ये भी रिजेक्ट हो जाता है. ठीक है, अगर हम डी पढ़े, द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन डिक्शनरी इज क्लियर, फिक्स्ड एंड लेस डेंजरस. ठीक है, एंड एम्बिगुअस देन द मीनिंग दैट अराइजेस व्हेन द वर्ड्स आर एक्सचेंज्ड बिटवीन पीपल. ठीक है, सो अगर हम देखें तो पर्पस का पैसेज, जो पैसेज का पर्पस है वो ये बताने के लिए नहीं है कि जो वर्ड्स होते हैं डिक्शनरीज के, उनके जो मीनिंग्स होते हैं वो एक्सचेंज से बेसिकली मिलते हैं और ये सब चीजें, ये पैसेज ये सब चीजें नहीं बता रहा. पैसेज बेसिकली क्या बता रहा है? पैसेज बता रहा है मीनिंग और डेफिनेशन का हल्का सा डिफरेंस. कैसे? मीनिंग इज डायनेमिक, डेफिनेशंस आर स्टैटिक. जो पैसेज ने एक डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश की थी. द मीनिंग इन यूज थ्योरी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड दैट डेफिनेशन ऑफ वर्ड्स आर कर्ल्ड फ्रॉम देयर मीनिंग इन एक्सचेंज एंड नॉट वाइस वर्सा, जो कि इसने बेसिकली लास्ट पैराग्राफ के अंदर बताया था. द वैल्यू ऑफ ईच वर्ड arises out of exchange. The lexicographer abstract meanings of that exchange और उसको वो डिक्शनरी की कन्वेंशंस के अंदर सेट कर देता है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी. तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने कई सारे क्वेश्चंस पैरा समरी के प्रैक्टिस करे, उसके कॉन्सेप्ट सीखे, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है कैट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो यार वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर करना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना. ऐसी वीडियोस हम फ्यूचर में और भी बूस्टर सीरीज के अंदर बनाते रहेंगे. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो. प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना. हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education. और अगर आपको पेनड्राइव कोर्स, लाइव बैच या किसी और कोर्स में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है www.studybuzz.co.in. यहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी. और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, स्टडीबज़ के नाम से आपको मिल जाएगी. यहाँ पे आपको फ्री मॉक्स एंड वीडियोस भी प्रोवाइड करे जाते हैं. सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू.